ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग राहु केतु सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किसी की पत्रिका में अगर किसी कुंडली में अगर राहु 6th हाउस में हो और केतुदेव अगर 12th हाउस में हो तो रिजल्ट किस प्रकार के होंगे। हमारा पैटर्न वही रहेगा। हम पहले समझेंगे 6th हाउस क्या है, फिर हम समझेंगे राहु क्या है, फिर हम कंबाइंड रिजल्ट की बात करेंगे, फिर हम समझेंगे 12th हाउस किसको सिग्निफाई करता है, केतुदेव किनको सिग्निफाई करते हैं, और फिर हम कंबाइंड रिजल्ट की यहाँ बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जब राहु 6th हाउस में है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले 6th हाउस क्या है। 6th हाउस कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो रोग, रिपु और ऋण, रोग से मतलब डिजीज, रिपु मतलब जो शत्रुता है किसी के साथ, एनिमीज जो है, और ऋण जो है डेप्थ, लोन, इन सबको हम लोग 6th हाउस से जोड़कर देखते हैं। अब ये कहीं ना कहीं हमारा डिजीज़ का हाउस भी है, कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ से हम शत्रुओं को भी देखते हैं। ये और एक और खास बात की जो 6th हाउस है कहीं ना कहीं उसके जो कारका ग्रह है वो मंगल देवता, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कंपटीशन स्पिरिट है, जो एग्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग 6th हाउस से जोड़कर देखते हैं। एक्सीडेंट्स हो गए, हमारी सर्जरी हो गई लाइफ में, ये सारे इवेंट्स हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग 6th हाउस से जोड़कर देख पाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ है, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हो तो हमारी दुकान पर जाना फिर वापस आना, जॉब पे जाना वापस आना, ये जो डेली रेगुलर लाइफ है उसको हम लोग 6th हाउस से जोड़कर देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और हम कह सकते हैं कि ये भी कहना कि कोई व्यक्ति कितना हार्ड वर्किंग है, कोई व्यक्ति कितना हार्ड वर्किंग नहीं है, वो भी हम लोग 6th हाउस से ही जोड़कर देख पाते हैं। तो ये बात हुई 6th हाउस की। और बात करते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट में कौन से पार्ट को हम 6th हाउस से जोड़ते हैं, तो वो है इंटेस्टाइन्स जो हमारी हैं, उनको हम लोग 6th हाउस से जोड़कर देखते हैं। अब हम बात करें राहु की, तो राहु क्या है। राहु इज व्हाट फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट, राहु इज व्हाट ड्रीमर, राहु इल्यूजन की एक स्टेट ऑफ माइंड है। राहु वह है जो आपको सडन नेम, फेम, धन, दौलत, शौहरत सब कुछ दे सकता है। राहु के पास वह सामर्थ्य है जो शायद किसी और के पास नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग राहु कहीं ना कहीं जो है द किंग ऑफ कलयुगा है। उसके अलावा राहु जितनी भी हम कहते हैं जितनी भी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजीज़ है, आईटी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, गैजेट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, ये सब भी राहु की ही देन है, या हम इन सभी को भी राहु से ही जोड़कर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ तो जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई, हम कहते हैं, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो गई, या जो भी जितनी भी तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, शॉर्टकट्स हो गए लाइफ में, वो सब भी हम लोग राहु से जोड़कर ही देखते हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पे कि 6th हाउस इज अ मैलेफिक हाउस। अब मैलेफिक में जब मैलेफिक प्लैनेट आता है, राहु ऑब्वियसली इज अ डार्क प्लैनेट, इज अ मैलेफिक प्लैनेट, तो फिर जो रिजल्ट है वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखे जाते हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं 6th हाउस में राहु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, या हम बोलते हैं राहु यहाँ कहीं ना कहीं दिग्बली होता है। तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ पर राहु को 6th हाउस में कहीं ना कहीं शुभ माना गया है या अच्छा दिखा गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 6ठा हाउस हमारा वो दुष्टाना हाउस है, उसे हम लोग दुष्टाना घर कहते हैं। राहु इज इटसेल्फ अ मैलेफिक। तो यहाँ पर राहु की कंडीशन ऐसी है कि इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड, यहाँ पे ऐसी कंडीशन है राहु की। तो राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुभ माना जाता है। हम बात करें रिजल्ट की यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जब 6th हाउस है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो एक एडोलसेंट एज है उसको रिप्रेजेंट करता है। उससे मतलब मेरा है कि ये जो नेगेटिव होंगे, इसी कुंडली में 6th हाउस होगा, 6th हाउस में राहु होंगे, तो या तो ड्यूरिंग द एडोलसेंट एज, या तो वो बहुत ऑर्डर फॉर्म में काम करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, एक बताए गए रास्ते पे कार्य करते हुए दिखे जा सकते हैं, या फिर ठीक उसका ऑपोजिट कि वो किसी ऑर्डर को मानते ही नहीं हो, उनकी संगति बिगड़ गई हो, या गलत लोगों के इन्वॉल्वमेंट में आगे हो। तो ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं। उससे पहले एक और बात की, जो भी हम प्रेडिक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, ये हम जनरलाइज प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर राहु के अगर यहाँ पर अगर मैं पोजीशन में जो पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ, वो तभी ज़्यादा फेवरेबल होगी जब जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है, जो डिस्पोजिटर है, उसकी प्लेसमेंट भी ठीक हो आपके चार्ट में, या वो भी सही राशि में बैठा हो, या फेवरेबल नक्षत्र में हो। और अगर कहीं ना कहीं वो फेवरेबल नक्षत्र या राशि में नहीं है, उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, तो हमें जो नेगेटिव रिजल्ट है वो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें कि हाँ, कि जैसे राहु अगर 6th हाउस में बैठते तो डेफिनेटली उस इंसान में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन स्पिरिट होती है। वैसे हमने कहा कि कहीं ना कहीं जो 6ठा घर है वो जो यहाँ मैं कहूँ कि जो 6th हाउस है वो कहीं ना कहीं उसका जो कारका ग्रह है वो मंगल देवता है। तो कहीं यहाँ पे एग्रेशन देते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन स्पिरिट देते हैं, आपको शत्रुहंता बना देते हैं। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आपके एनिमीज होंगे ही होंगे, बट अनडाउटेडली जब राहु यहाँ बैठा है तो मान के चलो कि आप उन सब पे विजय पा लेंगे। आप शत्रुहंता वाला या जो कहते हैं एक एस्पेक्ट है वो कहीं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जब राहु अभी उंगली में 6th हाउस
हाउस में बैठा हो। हाँ, यहाँ राहु डेफिनेटली दिग्बली होता है, या कह सकते हैं उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। पर अगर मान लो पोजीशन ठीक नहीं है आपकी डिस्पोजिटर की, या राहु या नेगेटिवली वर्क कर रहा है, तो मान के चलो आप खुद तो परेशान होंगे, साथ में आपकी जो फैमिली है वो भी आपकी वजह से कहने की बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई देखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में देखी जा सकती है। हाँ, जो राहु अपनी कुंडली में 6th हाउस में बैठे हैं, तो मैं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल होते हैं, या मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटिव अप्रोच वाले होते हैं, या इनकी जो कैलकुलेशन होती है या इनका जो स्टैट्स होता है या जो मैथमेटिकल पार्ट इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या मैं कहता हूँ कि जो भी गणनाएं हैं या कैलकुलेशन है उसमें ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जा सकते हैं। ये लोग फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए जाते हैं। फाइनेंस में भी स्पेशली अगर वो एनालिटिकल फील्ड हो या स्टैटिकल फील्ड हो या जो स्टैट्स के रिगार्डिंग फील्ड हो, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जा सकते हैं जबकि अपनी कुंडली में राहु 6th हाउस में। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। स्पेशली अगर मान लो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है या वो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मान के चलो कि उसको हमेशा ऐसा लगा रहेगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, या मैंने ये काम किया, मैंने ये मेहनत की, उसका रिजल्ट कब आएगा। इवन टिल द होल लाइफ ऑल्सो ऐसी कहने की स्टेज बनती रहेगी कि मैंने ये काम किया तो उसका रिजल्ट कब आएगा। मतलब कि ये लोग अपने जीवन में कहने के रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इनको कहने की तलाश रहती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, या जो मैंने वो किया उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ हम कह सकते हैं। ये लोग यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ में रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, और खासकर ये लोग जो रॉ नहीं कह सकते हम लोग, हम ये कहें कि जो लॉ रिलेटेड फील्ड है या जो कानून संबंधी जो भी क्षेत्र है वहाँ पर इन द जुडिशियल फील्ड और इवन इन से डैट की जो लॉयर्स वगैरह होते हैं उनकी भी कुंडली में कहने का ये कंजक्शन दिखा जा सकता है, या फिर ये वाला नोडल एक्सेस दिखा जा सकता है जहाँ पर राहु कहने के 6th हाउस में बैठा हो। हाँ, ये लोग जब पैसे की बात आती है तो उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना रिक्वायर्ड हो। ये ना उससे ज़्यादा खर्च करेंगे ना उससे कम खर्च करेंगे। ये डेफिनेट सी बात है जब राहु अपनी कुंडली में 6th हाउस में बैठा हो। हाँ, कि ये हम कह सकते हैं कि 6th हाउस की जब बात होगी तो मान के चलिए ठीक इसके सामने 12th हाउस है जो मोक्ष हाउस है, वहाँ से कहने की जो केतु है वो भी अपनी तरफ एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो जितने भी मैं कहूँगी जो बहुत से सर्जन्स हैं या बहुत से डॉक्टर्स हैं या जो भी केयर टेकर फील्ड में है, उन लोगों की कुंडली में ये बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। और अगर किसी डॉक्टर या सर्जन या फिजिशियन की कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट हो तो आप मान के चलो कि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटी है। हीलिंग एबिलिटी से मतलब है कि शायद अगर वह डॉक्टर आपको दवाई लिखे तो आप बाहर जाके कहेंगे कि उन डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी और मैं फटाफट से ठीक हो गया। मतलब उनकी दवाई है वो भी वरदान की तरह कार्य करती है, उनकी दवाई कहेंगे प्रसाद की तरह कार्य करती है। पर अगर मैं एक नेगेटिव साइड की बात करूँ तो कहेंगे आप मान के चलो कि इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक फेज़ आएगा जब ये लोग कहने कि किसी न किसी अनडायग्नोजेबल डिजीज़ या हम कह दें कि वह बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह बीमारी हो सकती है इन लोगों को जो कहने कि डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो बट डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि बीमारी क्या है, या मैं कहूँ कि बहुत लेट या बहुत दूर जाके या बहुत बाद में जाकर मालूम पड़ता डॉक्टर को कि भाई किसी पर्टिकुलर वन को ये बीमारी थी। तो ये जो कुछ अनडायग्नोजेबल बीमारियाँ हैं वो यहाँ से हम लोग जोड़ कर देख सकते हैं नेटिव्स में। अब वो बीमारी हो छोटी हो तब भी डायग्नोज नहीं होती है और बड़ी हो तब भी डायग्नोज नहीं हो सकती है यहाँ पर। और ख़ासकर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर कुंडली में ये प्लेसमेंट नेगेटिवली वर्क कर रहा है। आप मेरी बातों को बिल्कुल अपनी पत्नी पर ना लगाएं, उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन देखनी पड़ती है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ नेगेटिव बात जो मैंने बताई आपको रिगार्डिंग डिजीज़, इसके लिए कहीं ना कहीं कुंडली में डिस्पोजिटर का बहुत ज़्यादा ख़राब होना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद ही आप ये चीज़ अपनी लाइफ में देख सकते हैं या अपनी कुंडली पर इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो आप बिल्कुल नेगेटिवली से ना लें। तो ये बात हुई कि जब कुंडली में राहु अगर आपके 6th हाउस में बैठा हो तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को। हाँ, एक बात और है कि जब राहु छठे घर में बैठा तो मान के चलो कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एज वेल एज मैं कहूँगी फिजिकल स्टैमिना देंगे चीज़ों को फेस करने के लिए, चीज़ों को स्ट्रगल करके आगे बढ़ने के लिए। ये बात हुई राहु की। कुंडली में राहु अगर 6th हाउस में बैठे हैं तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं केतु देव अगर 12th हाउस में है तो रिजल्ट कैसे देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 12th हाउस क्या है। कहने के 12th हाउस जो है उसे हम कहते हैं व्यय स्थान। व्यय स्थान मतलब जो हमारा खर्चा है उसे हम यहाँ से देखते हैं, हमारा जो लॉस है उसे भी कहने हम यहाँ से जोड़ कर देखते हैं। या हम कहते हैं जो प्रिजन है, जो इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, हॉस्पिटलाइजेशन है या लॉस है या इवन फॉरेन सेटलमेंट है, जो भी घर से दूर वाले क्षेत्र है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट हो गया वो भी कहने के घर से दूर की बात है। कहने के हॉस्पिटलाइजेशन हो गया किसी बीमारी वश, किसी एक्सीडेंट वश, या हम कहें कि कोई लॉस हो गया
वो किसी फील्ड में हो सकता है, उन सबको हम लोग कहीं ना कहीं 12th हाउस से जोड़कर देखते हैं। और 12th हाउस कहीं ना कहीं एक मोक्षा हाउस है, या एक मोक्ष कारक घर भी इसे हम लोग कहते हैं, या इसी से 12th हाउस से हम लोग मोक्ष जो है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो इनर कॉलिंग है, उसे हम जोड़कर देख पाते हैं। अब सोचिए यहाँ पर केतुदेव बैठे हैं। अब केतुदेव खुद ही क्या है? केतुदेव कहीं ना कहीं खुद भी सेपरेशन के कारक है, अलगाववाद के कारक है, एनलाइटमेंट, या मैं कहूँगी जो इनर कॉलिंग है, जो ट्रू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लाइफ का, उसके भी कारक है, कहीं ना कहीं मोक्ष के कारक है। तो जो जिस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं केतु, और केतु उसी घर में बैठे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं केतु देव का, या मैं कहूँगी जो नोडल एक्सिस है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ जब 12th हाउस में केतु देव बैठे हैं तो रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिलेंगे? एक और चीज़ हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी किसी भी घर में राहु बैठते हैं तो हमारा पूरा जीवन उस डायरेक्शन में होता है, उस हाउस की प्रायोरिटीज़ को जीने में हम लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो केतु जिस हाउस में बैठते हैं तो उस हाउस की जो भी प्रायोरिटीज़ है उसे हम लोग पिछले जन्म में जीकर आ चुके हैं। पिछले जन्म में हमने उस हाउस को बहुत अच्छे से जिया था, बहुत परफेक्टली वहाँ हमने कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं इस जन्म में उस हाउस को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से डिटैच से फील होते हैं जब केतुदेव किसी भी पर्टिकुलर हाउस में बैठता है। हाँ, अब केतुदेव अगर 12th हाउस में बैठे तो मान के चलो कि जो नेटिव होगा उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होगी, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांगली वर्क करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हाँ, जो केतुदेव यहाँ बैठे हैं 12वें घर में, तो मान के चलो कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है, दिग्बली भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि केतुदेव 12वें घर में दिग्बली होते हैं। उसके अलावा वो एक आइसोलेशन जरूर क्रिएट करेंगे आपके साथ। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, और या आप किसी बाउंड्रीज में हैं, और आप डेफिनेटली पूरी लाइफ में किसी बाउंड्री में रहकर कार्य करते हुए देखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है कि आप एक लिमिट में रह कार्य करते हैं, आपने आपको ओवर एक्सपांड नहीं करते, तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी देखी जाती है। हाँ, जब केतु बहुत हायर पॉजिटिव एंड पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पे वर्क कर रहे हैं, तो मान के चलो कि जो आपको ट्रू स्पिरिचुअलिज्म है, या जो ट्रू इनर कॉलिंग है, या जो प्रभु का रास्ता है, वो भी शायद आप इस नोडल एक्सिस के थ्रू अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं इस नोडल एक्सिस की हेल्प से। हाँ, ये ज़रूर है कि जब 6th हाउस में राहु है और 12th हाउस में केतु है, तो मान के चलें कि जीवन में कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़े, या मैं कहूँ शत्रुता में, कहीं ना कहीं बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं 2-4 ज़्यादा होना पड़ सकता है, अगर ये नोडल एक्सिस बहुत ज़्यादा नेगेटिवली वर्क कर रहा है, या सही राशियों में नहीं है, या सही नक्षत्रों में नहीं है, तब ये चीज़ हम कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप ये आपको इतनी जब लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या मैं कहूँ छोटे मोटे डिस्प्यूट सब देखे जाते हैं इस नोडल एक्सिस की वजह से, शत्रु कहीं बढ़ सकते हैं। मैंने से पहले बताया कहीं ना कहीं राहु आपको शत्रुंता बनाएगा, तो आप फिर जीवन में आप ये चीज़ सीख जाते हैं कि किस टाइम पे कैसे स्टेप लेना है, कैसे लाइफ में किस जगह आगे बढ़ना है, या किस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कौन सा कार्य करना होगा, या किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए मेरा क्या मेंटल प्रोसेस होना चाहिए, क्या मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो सब आप लोग बहुत अच्छे सीख जाते हैं जब 12th हाउस में केतु बैठे हैं। तो आप मान के चलो उस दौरान आप जानते हैं कि कैसे बैकएंड पे रहकर, कैसे पीछे रहकर, कैसे बिना आगे आए बहुत अच्छे से कार्य किया जा सकता है। और फिर ये जो नोडल एक्सिस है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बनाता है, या मैं कहूँगी पॉलिटिशियन की चार्ट में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। उनके भी पत्रियों में कहीं ना कहीं 12th हाउस में केतु और 6th हाउस में राहु देव विराजित थे। अब मैं बात करूं कि एक और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस नोडल एक्सिस में से मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कहना ठीक हुआ मेरे हिसाब से कि जो चाणक्य की जो नीति थी, उसके जो 4 इंपॉर्टेंट टूल थे, साम दाम दंड भेद, वो लोग, ये जो 4 टूल है, कहीं ना कहीं जब ये नोडल एक्सिस आपकी पत्री में है तो आप इन चारों टूल का अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो। अगर कंजंक्शन ये नोडल एक्सिस बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, शायद आप इंदिरा गांधी की कुंडली से समझ सके, या इंदिरा गांधी का जो लाइफ साइकिल है उससे समझ सके कि हाउ फार शी वॉज गुड इन साम दाम दंड एंड भेद। तो ये सब हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है इस कुंडली के, इस नोडल एक्सिस के, उससे हम लोग यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, केतुदेव आपको जब यहाँ बैठे हैं 12वें घर में, तो आपको समझ देते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप बहुत कम उम्र में भी मैच्योर हो जाते हैं, आपको समझ देते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप डायरेक्शनल होते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। हाँ, ये भी आप जानते हैं कि साथ साथ जान लीजिए आप लोग कि कहीं ना कहीं यहाँ इंस्टेंट कर्मों का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये नोडल एक्सिस ये बताता है कि आप इस जीवन में जो भी कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, उनका आपको फल इसी जन्म में इंस्टेंटली ज़रूर मिलेगा।
दैट आई डैम गारंटी कि जब ये नोडल एक्सरसाइज, तो मान के चले आप अच्छे काम करेंगे तो भी आपको फल इसी जन्म में मिल जाएगा, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसके फल भी आपको इस जन्म में ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल और डिले करने के बाद ही मिलता है। उस तरह थोड़ी आपकी इनिशियल लाइफ थोड़ी सी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी पीछे रही हो, या थोड़ी सी हम कहते हैं सेपरेटिव रही हो, जब ये नोडल एक्सरसाइज आपकी कुंडली में हो तब हम कह सकते हैं। और एक और बात, जब भी लाइफ में आपको पावर मिले, जब भी आपको स्ट्रेंथ मिले, जब भी आपको कोई कह दें कि इन टर्म ऑफ वेल्थ, इन टर्म ऑफ सोशल स्टेटस, किसी प्रकार की जब आपको लाइफ में पावर मिले तो आप उसका मिसयूज़ बिल्कुल ना करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कहीं ना कहीं कि इस नोडल एक्सिस पे आपको जो भी आप कर्म करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात करें, एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब 12th हाउस में केतुदेव बैठे हैं तो लाइफ में जो सडन इवेंट्स है वो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा होते हुए देखे जाएंगे। इवन थोड़ा मैं इसको आगे ले जाऊँ तो ये भी कह सकते हैं कि जब ये नोडल एक्सेस हो तब जो व्यक्ति विशेष है शायद उसकी जो मृत्यु हो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बहुत आसान मृत्यु हो सकती है, एक बहुत सडन डेथ हो सकती है, कि मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जीवन में ज़्यादा कष्ट नहीं भोगने होंगे अपने जीवन के आखिरी सालों में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने बात करी मृत्यु की, आप इसे अपनी कुंडली या चार्ट पर ना लगाएं, उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। सडन डेथ वाले वर्ड को आप इतना सीरियसली ना लें, उसके लिए बहुत सी चीज़ चेक करनी पड़ती है। हाँ, पर ये ज़रूर होगी कि इन लोगों की जब भी मृत्यु आएगी, इनको जब भी विधाता ने इनकी मृत्यु लिखी है, आप मान के चलें ये बहुत शांतिपूर्वक अपनी डेथ को प्राप्त करेंगे। हाँ, अब हम बात करें कि ये जो नोडल एक्सेस है ये आपको स्ट्रेंथ, ये आपको हर तरह की, मैं कहूँ कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एबिलिटी दे रहा है, हर तरह की स्ट्रेंथ दे रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इस नोडल एक्सिस को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करना है, बहुत पॉजिटिवली अपने लाइफ में वर्क करवाना है, तो मान के चलिए आप जीवन में एक तो धार्मिक यात्राएं करें, उससे आपकी कुंडली में केतु देवता स्ट्रांग होंगे, और अपना चरित्र सही रखें, अपने कर्मों को सही रखें, उससे केतुदेव डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे आपकी कुंडली में, और रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, एक लास्ट बात की कहीं ना कहीं इस नोडल एक्सिस के लोग होते हैं या तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं या बहुत ज़्यादा अनलॉफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करना सीखना होगा अपने जीवन में, कि हर जगह बिल्कुल डिसिप्लिन होना जाना भी सही नहीं है, थोड़ी वहाँ पर डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनलॉफुल हो जाना वो भी बहुत ज़्यादा गलत। तो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में इस टर्म में हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग करना सीखना होगा। बाकी ये नोडल एक्सिस बहुत अच्छा माना जाता है वैदिक एज वेल एज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।